ट्रस्ट इस देश में शुरू हुआ है अभियान के रूप में। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी उसके अध्यक्ष हैं, आचार्य श्री बालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं, मैं उसका सचिव हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं। ये अभियान 5 जनवरी 2009 से शुरू हुआ है और सारे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अभियान शुरू हुए मात्र 6 महीने हुए हैं, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा हमारे इस अभियान में सदस्य हो चुके हैं। अगले 6 महीने में 11.5 लाख से ज्यादा सदस्य हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। और अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य हमारे होंगे, इसकी पूरी संभावना है। सारे देश में ये अभियान हमने क्यों शुरू किया? आजादी मिले हुए 60 साल 62 साल हो गए, अब इस अभियान की जरूरत क्या? इस देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि हमको ये अभियान करना पड़ रहा है? परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का काम तो योग और प्राणायाम सिखाने का था, फिर उन्होंने ये काम एक और क्यों शुरू कर दिया है? क्या ऐसी आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी है इस देश में जो ये सब करना पड़ रहा है? ये कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर देने की इस व्याख्यान में मैं कोशिश करूंगा और मेरे व्याख्यान के बाद अगर आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो उसके भी उत्तर दूंगा। अपने देश को आजादी मिले 62 साल हो गए। 62 साल की आजादी के बाद भारत को अगर हम देखें तो कैसा भारत हमें दिखाई देता है? इसका पिछले कुछ वर्षों से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं। भारत कैसा है आजादी के 62 साल के बाद अगर आप देखना चाहें तो आप भी देखें। हमारे देश की सरकार हर 10 वर्ष में पूरे देश का एक सर्वेक्षण कराती है, उसको हम जनगणना कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें पता चलती है। बीच बीच में सरकार कमीशन बनाती है, कुछ आयोग बिठाती है, वो अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं और उनकी तरफ से कुछ जानकारियां आती हैं। ऐसा ही अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कमीशन बनाया था। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को एक जिम्मेदारी दी थी कि भारत की आर्थिक स्थिति का परीक्षण करें और विश्लेषण करें और पता करें कि आजादी के 62 साल में हम कहां पहुंचे हैं। शायद प्रधानमंत्री ने ये सोचकर ये जिम्मेदारी दी होगी कि कुछ अच्छे परिणाम उसमें से आएंगे, कुछ अच्छे डेटा मिलेंगे, कुछ लोगों को जानकारी देने लायक सरकार के पास कुछ होगा, तो कमीशन बना दिया। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को उसका अध्यक्ष बना दिया। उनके सहयोग के लिए दूसरे अर्थशास्त्रियों को लगा दिया। इन अर्थशास्त्रियों की टीम ने 5 साल तक काम किया। 5 साल काम करके एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हमारी संसद में जब आई तो सबके होश उड़ गए। प्रधानमंत्री के होश उड़ गए, वित्त मंत्री की हालत खराब हो गई। हमारी सरकार में पिछले 15-20 वर्षों में या 25 वर्षों में जो प्रधानमंत्री हुए हैं और जीवित हैं, सबकी हालत खराब हो गई। सबके सामने उस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं। इस देश में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भूतपूर्व हैं लेकिन जीवित हैं, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे श्री इंद्र कुमार गुजराल, जैसे श्री देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इसी तरह कुछ प्रधानमंत्री, कुछ वित्त मंत्री इस देश में जीवित हैं जिन्होंने कई बार बजट बनाए हैं, पंचवार्षिक योजनाओं को इस देश में लागू किया है। हमारे देश में 5 ईयर प्लान बनाने वाला एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको योजना विभाग कहते हैं। उसके बहुत सारे उपाध्यक्ष अभी भी जीवित हैं जिन्होंने कई बार 2-2 बार 3-3 बार पंचवार्षिक योजनाएं बनाई हैं। उन सबके सामने इस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आजादी के 62 साल के बाद इस देश की आबादी करीब 115 करोड़ है और इस 115 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं।
और उनकी गरीबी इतनी भयंकर है जो किसी को सुनने में भी बर्दाश्त नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि आजादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी दारुण स्थिति में है, इतनी खराब स्थिति में है कि एक व्यक्ति को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है। इतनी हालत खराब है 84 करोड़ लोगों की। अब 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। उसी रिपोर्ट में और विस्तार से कहा गया है कि इन 84 करोड़ लोगों को और ज्यादा बंटवारा किया जाए तो 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 9 रुपए नहीं खर्च कर सकते। करीब 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 2.5 से 3 रुपए खर्च नहीं कर सकते। बहुत लंबी रिपोर्ट है। रिपोर्ट इस देश के योजनाकारों पर, प्रधानमंत्रियों पर, वित्त मंत्रियों पर एक करारा तमाचा है कि आजादी के 62 साल के बाद भी 84 करोड़ लोगों की गरीबी ठीक नहीं हो पाती। अब हम जरा इस रिपोर्ट की तुलना करें आजादी के समय से। ये रिपोर्ट तो अभी 2009 के आसपास की है। अभी ये पूरे देश के सामने आ रही है, संसद में बहस हो रही है। 2009 से थोड़ा पीछे चले। 1951 में जब सरकार ने आजादी पाने के बाद पहली बार देश का सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि उस समय 4 करोड़ लोग गरीब थे। 34 करोड़ की आबादी थी, 4 करोड़ लोग गरीब थे। अब 1951 में हमारे देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे, 34 करोड़ की आबादी थी। अब 2009 में 84 करोड़ लोग गरीब हैं और 115 करोड़ की आबादी है। जरा रेशियो निकालने की कोशिश करें। हमारे देश में ये कहा जाता है और सारी दुनिया में ये माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ दुनिया में, यूरोपियन था, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था जेके माल्थस। उसकी एक थ्योरी है, माल्थस थ्योरी। वो ये कहता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे गरीबी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे बेरोजगारी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही भूखमरी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है संसाधनों पर दबाव पड़ता है और संसाधनों का बंटवारा शुरू होता है और बहुत कम संसाधन ज्यादा आबादी के काम में लाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है, वगैरह वगैरह। लंबी बात है। हम इस बात को जरा फिट करके देखें हमारे देश की स्थिति में कि जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। तो देखें जनसंख्या कितनी बढ़ी। हम 34 करोड़ थे 1951 में, अब हम 115 करोड़ हो गए। लगभग 3 गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई, या कहें तो 3.5 गुनी बढ़ गई। तो 3.5 गुनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? लगभग 3.5 गुनी। तो 4 करोड़ हम गरीब थे तो 12-15 करोड़ होना चाहिए। गरीबी तो 84 करोड़ की हो गई। मतलब क्या है? जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी तो 21 गुनी बढ़ गई। यहां तो माल्थस भी फेल हो गया। उसी रिपोर्ट में बेरोजगारों की बात कही गई है। हमारे देश में बेरोजगारों की स्थिति क्या है? प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20 करोड़ लोग पूर्ण बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको तत्काल कुछ न कुछ काम की जरूरत है। ऐसे 20 करोड़ लोग हैं। इनमें ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन पास किए हुए हैं। 20 करोड़ लोग हैं, काम चाहिए उनको। और वही रिपोर्ट कहती है कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको साल में 2-3 महीने काम मिल जाता है। उनको कहा गया है वो आंशिक बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं। एक तो पूर्ण बेरोजगार हैं जिनको कोई काम नहीं, 20 करोड़। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ काम पा जाते हैं एक साल में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ये कौन लोग हैं
खेत में काम करने वाले मजदूर, जब खेत में गेहूं की कटाई का सीजन आता है तो उनको कटाई का काम मिल जाता है। जब कभी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गन्ना काट लेते हैं। जब कभी कपास की फसल तैयार हो जाती है तो कपास चुन लेते हैं। हमारे देश के कुछ किसानों के पास मजदूरी की जरूरत होती है तो उनके खेत में सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनको तोड़ लेते हैं। तो ये काम साल में महीने, 2 महीने, 3 महीने मिल जाता है। कभी कभी हमारे देश में कुछ सड़कें बनती हैं तो सड़कों पर मिट्टी डाल लेते हैं। कभी कभी हमारे देश में सरकार तालाब खुदवाती है तो तालाबों की मिट्टी खोद के निकाल देते हैं। कभी कभी नदियों की सिल्ट को निकालने का काम चलता है तो वो काम मिल जाता है। और कहीं कुछ नहीं मिलता तो ये लोगों में से कुछ लोग ईंट बनाने वाले भट्टों पे साल में 2-3 महीने, 4 महीने काम कर लेते हैं। और कहीं कुछ नहीं होता है तो शहर में आके रिक्शा चला लेते हैं, शहर में आके ठेला लगा लेते हैं, फुटपाथ पर कुछ सामान बेच लेते हैं। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं। रिपोर्ट कहती है कि इनको पूरे साल काम नहीं मिलता। किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, बहुत अधिक तो 4 महीना काम मिल जाता है। इसमें वो 5 करोड़ लोग भी शामिल हैं जिनको सरकार ने मिनिमम रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 महीने का काम दिया हुआ है, 100 रुपए रोज के हिसाब से। वो भी इसमें शामिल हैं 5 करोड़ लोग। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये 40 करोड़ लोगों को भी रोजगार की तो जरूरत है, उनको भी काम की तो जरूरत है। और एक ऐसा काम जैसे आप करते हैं, आपकी नौकरी तो परमानेंट है, उनकी तो कुछ भी परमानेंट नहीं। तो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार हैं, 20 करोड़ पूर्ण बेरोजगार हैं, ऐसे 60 करोड़ लोग। थोड़ा आगे बढ़े, आप सारणी में यहां ताप विद्युत घर में काम करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में काम करते हैं, आपके पड़ोस में वेस्टर्न कोल फील्ड है, आप WCL में काम करते हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। वो इस देश में मात्र 2 करोड़ है पूरे भारत में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। पहले ये 2 करोड़ 40 लाख थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में 40 लाख को सरकार ने एक एक करके निकाल बाहर किया। किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। ऐसे 40 लाख लोगों की नौकरी तो खत्म हो गई। दोबारा वो नौकरी शुरू होगी इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब सरकार का ये कहना है कि 10 आदमी का काम 6 आदमी से कराओ, 6 आदमी का काम 2 आदमी से कराओ, लगे तो तनख्वाह ज्यादा दे दो, आदमी मत बढ़ाओ। ये पॉलिसी है सरकार की। तो पहले हमारे देश में 2 करोड़ 40 लाख लोग थे जिनको परमानेंट जॉब था। वो एक बार भर्ती हुए तो कम से कम 40 साल नौकरी करने के बाद ही रिटायर होंगे, माने 40 साल तो जिंदगी सुरक्षित है। और वो 40 साल के बाद भी सुरक्षित है क्योंकि उनको कुछ न कुछ पेंशन मिलेगी, उनका पेंशन के साथ DA भी होगा और दूसरे इमोल्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब वो 2 करोड़ 40 लाख में भी 2 करोड़ रह गए हैं। 40 लाख नौकरी खत्म हो चुकी है पिछले 12 साल में। तो 2 करोड़ लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं। इनमें से 15 लाख हैं वो बैंकों में काम करते हैं। हमारे देश की करीब 40-45 राष्ट्रीय बैंकें हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वगैरह वगैरह। इनमें 15 लाख हैं। फिर लगभग 17 लाख हैं जो रेलवे में काम करते हैं। फिर करीब 12 लाख हैं जो LIC, GIC और इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं। फिर कुछ 35 से 40 लाख हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं। आप जानते हैं हमारे देश में करीब 240 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, वगैरह वगैरह। तो उनमें काम करते हैं। तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज जो है, इनमें कुछ MP हैं, कुछ MLA हैं, उनको भी मैंने इसी कैटेगरी में डाल रखा है। क्योंकि एक MP एक बार संसद में घुस गया तो परमानेंट ही हो जाता है। वो भले वो एक दिन भी संसद ना जाए, जिंदगी भर की पेंशन उसकी फिक्स हो जाती है। और पेंशन के साथ TADA फिक्स हो जाता है, HRA फिक्स हो जाता है। और ट्रेवलिंग अलाउंस उनका इतना जबरदस्त है जो किसी का नहीं है। तो MPs को डाल रखा है, MLAs को डाल रखा है, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब ये 2 करोड़ में शामिल हैं। माने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो बल्ले बल्ले है। हाँ, उनकी जिंदगी में बल्ले बल्ले क्या है, हर 4-5 साल में उनको एक पे कमीशन मिल जाता है।
कभी 5th पे कमीशन मिल जाता है, कभी 6th पे कमीशन मिल जाता है, अभी थोड़े दिन में 7th पे कमीशन मिल जाएगा, एक 4th पे कमीशन मिल गया, एक 3rd पे कमीशन मिल गया, और उनकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती रहती है। जैसे जैसे मुद्रा स्फीति बढ़ती है, उनके टीएडीए बढ़ते रहते हैं, उनके एचआरए बढ़ते रहते हैं, उनके पर्क्स बढ़ते रहते हैं, इमोल्यूमेंट्स बढ़ते रहते हैं, अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं, माने वो बल्ले बल्ले हैं। मतलब सीधा सा कहने का ये है कि 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो मजे से जिंदगी बिता सकते हैं। वो 2 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जो चाहें तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं, चाहें तो एमबीबीएस में एडमिशन दिलवा सकते हैं, चाहें तो कंप्यूटर एजुकेशन दे सकते हैं, चाहें तो उनको साइंटिस्ट बना सकते हैं, जो चाहें वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनको चाहे तो अमेरिका भेज सकते हैं, उनको चाहे तो यूरोप भेज सकते हैं, उनके सब कुछ एक्सेस में है, उनके सब कुछ रीच में है, पहुंच में है। ऐसे 2 करोड़ लोग हैं। तो 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो इस देश में सुख के साथ बीतती है। रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, उनके जीवन में कई तरह के सुख हैं, लेकिन उनको दूसरे तरह के दुख हैं, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। मैं कहना यह चाहता हूं कि 115 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो इस देश के नागरिक की हैसियत से जीवन बिताते हैं। एक सिटीजन होता है ना, नागरिक किसी भी देश का, तो हम उसको नागरिक कब कहते हैं? जब उस देश की सारी सुविधाएं उसको मिले, बिजली मिले, पानी मिले, हॉस्पिटैलिटी उसको मिले, एजुकेशन उसको मिले, जरूरत पड़ने पर रेल मिले, हवाई जहाज मिले, जरूरत पड़ने पर उसके बच्चों को एडमिशन मिले, ये सारी सुविधाएं जिसको उपलब्ध हो जाएं उसको कहा जाता है सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। तो 2 करोड़ लोगों को तो नागरिकता मिली हुई है इस देश में, बाकी 113 करोड़ का क्या? ये है मूल सवाल। आजादी के 62 साल में ये 2 करोड़ लोगों का जो वर्ग है ये तो बहुत विकसित हुआ है और सब तरह की सुविधाएं इनको मिल गई हैं, लेकिन 113 करोड़ लोगों का क्या? उनमें से 84 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है। उनका क्या? ये गंभीर प्रश्न है। और इससे ज्यादा ये गंभीर प्रश्न है, हमारे देश में ये जो 2 करोड़ लोग हैं ना, इनमें कुछ 72 लोग हैं, उनके भी नाम बताना चाहता हूं। 72 लोग शीर्ष पर बैठे हुए, उनमें से एक अनिल अंबानी है, एक मुकेश अंबानी है। ये दोनों की हैसियत ऐसी है कि उनकी पत्नी का अगर जन्मदिन आ जाए तो 240 करोड़ का प्लेन गिफ्ट कर सकते हैं। इस हैसियत के लोग हैं, इसी देश में रहते हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की एक दिन मैंने इनकम कैलकुलेट की। रिलायंस कंपनी के जो बंटवारे हुए, दोनों कंपनियों के डेटा इकट्ठे करके मैंने कैलकुलेशन किया तो मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है। 1 मिनट की आमदनी, 1 मिनट इनकम। मुकेश अंबानी की जिंदगी का 1 मिनट बीतता है तो 20,000 रुपए की कमाई हो जाती है उसको। 2 मिनट बीतता है तो 40,000 की कमाई हो जाती है। 3 मिनट बीतता है तो 60,000 की कमाई हो जाती है। अंदाजा लगा लीजिए 1 घंटे में कितनी कमाई होती है, और 1 दिन में कितनी कमाई होती है, और 1 महीने में कितनी कमाई होती है, और 1 साल में कितनी कमाई होती है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, फिर इसी तरह से जमशेदजी टाटा के परिवार में रतन टाटा हैं, फिर कुमार मंगलम बिरला हैं, फिर वाडिया खानदान के लोग हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे 72 एम्पायर हैं इस देश में। इनमें से एक एक एम्पायर के मालिक का 1 मिनट में एवरेज इनकम 20,000, 22,000, 25,000, 18,000, 19,000 ऐसा है। तो ये 72 लोगों का एक भारत है, 2 करोड़ लोगों का दूसरा भारत है, और 84 करोड़ लोगों का तीसरा भारत है। अगर इसका बंटवारा किया जाए तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये 72 लोगों का और 2 करोड़ लोगों का तो इंडिया है, और बाकी 84 करोड़ का या 113 करोड़ का तो दलदल में फंसा हुआ भारत है।
ये 2 करोड़ लोग तो हमारे देश में विकास के टापू हैं, डेवलपमेंट के मॉडल हैं या समृद्धि के टापू हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। आजादी के 62 साल के बाद देश की ये तस्वीर है। आजादी के पहले भी तस्वीर लगभग ऐसी ही थी। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। हमारी संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। अब वो जीवित नहीं है, लेकिन बहुत तेजस्वी, तपस्वी और बहुत प्रखर सांसद हुआ करते थे। पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लोहिया जी उनके अपोजिशन में बैठा करते थे। लोहिया जी जब भाषण दिया करते थे संसद में, तो नेहरू जी की बोलती बंद हो जाती थी। नेहरू जी के पास जवाब नहीं होता था देने के। ऐसे सवाल करते थे कि प्रधानमंत्री परेशान हो जाए। एक बार नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे, लोहिया जी बैठकर सुन रहे थे। नेहरू जी ने कहा कि हमारी जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं, पंचशाला माने 5 साल वाली, माने 5 ईयर प्लान, इसने भारत का बड़ा विकास कर दिया है। आप जानते हैं नेहरू जी 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 3 उन्होंने 5 साला योजनाएं बनाई, 3 5 ईयर प्लान बनाए। तो 3rd 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे, और ये घटना उनकी मृत्यु से लगभग 2-2.5 साल पहले की है। कहने लगे कि मेरी पंचवार्षिक योजनाओं ने बड़ा देश का लाभ किया है, गरीबी खत्म हुई है, बेकारी कम हुई है। तो लोहिया जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नेहरू पंडित, वो नेहरू पंडित बोलते थे, पंडित नेहरू नहीं बोलते थे, नेहरू पंडित बोलते थे। अब उनका था बात करने का तरीका। तो उन्होंने कहा नेहरू पंडित, ये जो आप बोल रहे हो कि आपकी 5 साला योजनाओं से गरीबी खत्म हुई है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दो कि भारत के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी कितनी है? तो नेहरू जी ने कहा ये तो नहीं निकाला है, तो निकाल के बताओ। तो नेहरू जी ने कहा पूरे देश का सर्वे कराना पड़ेगा, तो करवा लो। सवाल तो चाहिए, जवाब तो चाहिए। अब संसद का नियम ऐसा है कि सांसद कोई सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हर सांसद का विशेष अधिकार है प्रश्न पूछने का। लोहिया जी ने सवाल पूछ लिया। नेहरू जी ने पूरी टीम लगाई और कहा निकालो देश के गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी क्या। तो टीम ने 4-4.5 महीने की मेहनत के बाद पूरे देश के सामने एक आंकड़ा बताया कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 2.5 आना है, माने 1 रुपए का कितना नीचे का हिस्सा आप अंदाजा लगा सकते। तो नेहरू जी ने जब ये जवाब दिया तो लोहिया जी उनकी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे फिर तुम क्या बात कर रहे हो, पंचवार्षिक योजनाएं तुम्हारी लाभ कर रही हैं देश को, कैसे मान लें? जब गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है तो कैसे कहें कि पंचवार्षिक योजनाओं से गरीबों का लाभ हो रहा है? तो नेहरू जी चुप हो गए। तो लोहिया जी ने कहा कि तुम्हारी योजनाओं से गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने नेहरू जी को चेतावनी दी थी कि आप विकास की योजनाओं के केंद्र को बदलिए, गांव के सबसे अंतिम किसान को केंद्र में लाइए योजनाओं के, और फिर से डिजाइन करिए आपकी पंचवार्षिक योजनाओं की। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, वो दोबारा कुछ हो नहीं पाया और लोहिया जी भी पार्लियामेंट से बाहर हो गए और वो बात वहीं की वहीं दबी रह गई। अब इस बात को 2009 में मैं क्यों याद कर रहा हूं, मैंने एक हिसाब निकाला कि 1970 के दशक में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी जो 2.5 आना थी, अब हिंदुस्तान में 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपए हुई है, तो वो 2.5 आने के ही बराबर है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि 1970 के दशक में रुपए की जो क्रय शक्ति थी, जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, वो अभी गिरते गिरते इतने नीचे आ गई है और रुपए का इतना अवमूल्यन हो गया है कि 70 के दशक का 2.5 आना अब हिंदुस्तान में 1 रुपए के बराबर है। बात वहीं की वहीं है।
अब 20 रुपए हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें जुड़ गया है, लेकिन रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई है, तो आमदनी उतनी ही है जो लोहिया जी के जमाने में थी। इसका मतलब क्या है? हम भारत के गरीबों का विकास नहीं कर पाए, वो जहां खड़े थे वहीं हैं, शायद उससे बदतर स्थिति में पहुंचे। और बेरोजगारों की भी बात हम नहीं कर पाए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को रोजगार दे देना बिल्कुल अलग बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार पैदा करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी अर्थव्यवस्था। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हजार लोगों को काम मिल ही जाएगा, क्योंकि तो वो झक मार के मिलना ही है, उसके अलावा और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका हजारों करोड़ का है। आप पब्लिक सेक्टर में हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं लोगों के टैक्स के पैसे में से, तो उसमें से कुछ हजार लोगों को रोजगार मिल ही जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। प्रश्न तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, असंगठित क्षेत्र का है, जहां पर लोगों को काम नहीं मिलता, और काम दिलवाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सरकार इसमें फेल हो गई है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट जब संसद में आई तो मैंने कुछ सांसदों को सवाल लिख के दिए। मैं तो एमपी नहीं हूं, सवाल पूछ नहीं सकता, लेकिन जो एमपी हैं उनको लिख के दिया कि आप पूछो सरकार से, और ये पूछो कि आखिर पिछले 62 साल में सरकार ने किया क्या। फिर जो गरीबी वैसी की वैसी है और ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ी है, क्या किया सरकार ने 62 साल? पूछा सवाल तो जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक ही बात कह रहे हैं, जी हमने तो 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं चला दी, अब उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा तो क्या करें। तो गया कहां फिर वो लाभ? आपको मालूम है एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ रुपए की होती है एक, और 11 योजनाएं लागू हो चुकी हैं, तो कम से कम 110 लाख करोड़ का खर्चा तो हो ही चुका है। 110 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ का अगर सोना खरीद लिया जाता और इस हिंदुस्तान की सड़कों पे बिछा दिया जाता तो 6,38,365 गांव की एक एक सड़क सोने से बन गई होती। इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़ की। इसके अलावा भी रकम खर्च होती है। हर साल बजट आता है, आप जानते हैं, बजट में सरकार खर्च करती है और सरकार कहती है कि जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो तो विकास में नहीं है, लेकिन प्लान्ड एक्सपेंडिचर तो विकास में जाता ही है ना। इस साल के बजट में 3 लाख करोड़ का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, पिछले साल में 2.5 लाख करोड़ था, और पिछले 62 साल में एवरेज 1 लाख करोड़ निकाल दें तो 62 लाख करोड़ तो खर्च हो ही चुका है प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रूप में। 110 लाख करोड़ पंचवार्षिक में खर्च हुआ, 62 लाख करोड़ बजट में आ गया, तो लगभग हमने 180 लाख करोड़ तक तो खर्च कर ही दिया है। फिर गरीबी क्यों? फिर बेरोजगारी क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम में तो पूरे हिंदुस्तान को सोने का देश बनाया जा सकता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि अगर सरकार नहीं होती थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये यूटोपियन बात है, हो ही नहीं सकती ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि सरकार ही नहीं होती और ये 180 लाख करोड़ हमने लोगों में बांट दिया होता। ले लो भाई, जिसको जितना मर्जी है ले लो, या एक एक व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा कैलकुलेशन करके बांट दिया होता, तो हर हिंदुस्तानी कम से कम करोड़पति तो हो ही गया होता। कम से कम करोड़पति हो गया होता। भूखमरी में तो नहीं मरता, ज्यादा खाके मरता वो अलग बात है, भूख से तो नहीं मरता। तो बात बिल्कुल साफ है कि हमने योजनाएं बनाई, पैसे खर्च किए, वो पैसे आपने टैक्स के रूप में सरकार को दिए, भगवान ने नहीं दिए, किसी पड़ोसी देश ने नहीं दिए। आपके खून पसीने की कमाई से सरकार ने टैक्स लिया और आपके टैक्स के पैसे का इतना सारा खर्च किया, फिर उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। तो हुआ क्या? ये गया कहां पैसा? विकास नहीं हुआ तो कहां गया? इसका उत्तर हमारे